हेलो हेलो। आप ऐसा करो, आप असेंबली वाला सेक्शन जानते हो ना मैम, है ना? वहाँ पे आओ, मैं सर को बोलती हूँ, आपको पेपर निकाल के दे देंगे, ठीक है? यहीं बैठ जाना, यहाँ पे भी बेंच खाली है, आराम से फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठ जाना। 1 घंटे में मेरी क्लास भी ओवर हो जाएगी, आपका पेपर भी हो जाएगा ना। ठीक। हिमांशु सर कहाँ गए? हिमांशु सर, अरे यार सुनो, काइनामेटिक्स एंड वेक्टर का है ना, एफटीपी वाला पेपर निकाल के दे दूँ? एक मैम आ रही है, उनको दे देना। रिस्पॉन्स शीट भी दे देना। क्या? उनको अकेले ही खाने का शौक है, मिलजुल के थोड़ा कम ही खाते हो, अपनी तरह, अपन सब लोगों की तरह। हाँ वहाँ पर तो कुछ चल रहा है, वो ब्यूटी के इंटरव्यू में तो डेमो के लिए वहाँ बिठा दिया, बता रहे हैं ऐसे ऐसे ऑनलाइन वाले रूम में इंटरव्यू। अभी मैं मिलता हूँ बिना पूछे, कुछ और शेड्यूल नहीं है क्या यहाँ पे? और वो भी अपने और वो उसने हाँ कर दी और यहाँ पर बैठ गया मैडम जी। मैं कह रहा हूँ, मेरे को पूछने थे बीएसएफ की क्लास भी हो सकती है 12:30 बजे, उसने कुछ सुना ही नहीं, तो कुछ मतलब ही नहीं है। गुड आफ्टरनून। आवाज़ आ रही है बेटा? ठीक है, क्लियर है ना? ओके। हाउ आर यू? कल तो तबीयत खराब थी, इसलिए थोड़ा लग नहीं रहा है कि गुड जैसा लग नहीं रहा है तुम्हें देख के। ठीक है, हमारा लास्ट जो साउंड का थोड़ा सा टॉपिक था उसको हम कंप्लीट ना करते हैं। हाँ वो कंप्लीट कर लेना। बस अब मुझे एक चीज ये समझा दो, मैकेनिकल वेव क्या होती है? अभी मैं पूरा आपको ये जो हमारा टॉपिक है ना उसको एंड करके थोड़ा सा रिवीजन करके देन डीपीपी सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो डोंट वरी, जो भी तुम्हारा है वो भी क्लियर कर लेंगे, ठीक? ठीक है मैम, एक तो आप वो जो इक्वेशन भी सॉल्व की कल वो बता दो। हाँ, करते हैं। पहले हम लोग वो छोटा सा जो टॉपिक है ना उसको फिनिश कर लेते हैं। और मैम इसमें एक चीज बता दो, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बेसिकली है क्या, लाइक उसकी वैल्यू क्या है? स्पीड ऑफ साउंड आपका 340 टू 344 का मीटर पर सेकंड रहता है। डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर कि वो कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रही है, ठीक है? तो अगर न्यूमेरिकल के अंदर गिवन होगा तो आपको वहाँ पे या तो वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी, या तो आप 340 से 344 कुछ भी अप्रॉक्सीमेट उसको कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है? मैम बस मुझे एक चीज बता दो आप, लाइक बेसिकली अगर लाइक जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड है कोई भी फास्टर हो गई साउंड, तो मैम उसको आप अल्ट्रासोनिक बोलेंगे इंफ्रासोनिक, अल्ट्रा बोलेंगे ना आई गेस। कितना बोल रहे हो? एक मैं बोल रही थी ना, क्वेश्चन था कि अगर हमारी स्पीड ऑफ साउंड से लाइक अगर भी साउंड आ रही है वो इंफ्रासोनिक है या लाइक अल्ट्रासोनिक? 20 किलो हर्ट्ज से सारा ऊपर हमारा अल्ट्रासोनिक पे ही जाएगा, ठीक है? चलो, अब लास्ट हमने किया था
अब देखो हम लोगों ने लास्ट में कुछ वाइब्रेशंस की बात की थी, डैम्ड अनडैम्ड फोर्स वाइब्रेशन, यही बात कर रहे थे हम। एक सेकंड रुकना बस। मैम हम शार्प साउंड की भी बात कर रहे थे। किसकी? शार्प साउंड, चैप्टर मैम हमारी क्लास बहुत टाइम बाद होगी ना ये वाली। हम्म हाँ हम टाइप ऑफ साउंड्स कर रहे थे जैसे स्टिलनेस वगैरह। एक मिनट, एक सेकंड रुक जाओ बस। ठीक है, अब यहाँ से ही हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो आपका डाउट चल रहा है। मैकेनिकल वेव्स है ना, ये आपका मैकेनिकल वेव्स, बेसिकली ये वो वेव्स होती हैं विच डू नॉट नीड मीडियम टू ट्रैवल, नो नीड ऑफ मीडियम, यानी कि इनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी तरह की कोई मीडियम की नीड नहीं होती है, इनको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और इसके अंदर हमारा जो है एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, हाँ, लाइट वेव्स इसके अंदर इंक्लूडेड है अलॉन्ग विद दी रेडियो वेव्स। आपको पता है ना कि हम लोग जो स्पेस में कोई भी मैसेज सेंड करने के लिए या सिग्नल रिसीव करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं दैट इज़ रेडियो वेव्स, मैंने आपको बताया था स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो रेडियो वेव्स एंड लाइट वेव्स आर दी एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। अब इतना क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन की। अब देखो फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है। फोर्स्ड वाइब्रेशन इज नथिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोला कि हमारे पास में जो भी मटेरियल है, ठीक है, XYZ जो भी मटेरियल है उसकी ये स्ट्रिप है, और हमने नेचुरल वाइब्रेशंस में क्या किया था, हमने बोला कि यहाँ पे वैक्यूम है, और वैक्यूम के अंदर अगर आप इसको वन साइड से क्या कर देते हो, फिक्स कर देते हो, ठीक है। फिक्स करने के बाद में जब आप यहाँ पे क्या करते हो, एक तरह का फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे वाइब्रेशन होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ठीक है। ये हमने बात की थी टू एंड फ्रो मोशन की। तो ऑब्जेक्ट जब टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो नेचुरल में ये सीन था कि ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यूअसली मोशन करता रहेगा। क्यों? क्योंकि वैक्यूम है और किसी भी तरह की कोई एयर पार्टिकल या किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस वहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये जो मेटल स्ट्रिप है या वॉट एवर ऑब्जेक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो स्टॉप हो सके। तो ये नेचुरल वाइब्रेशन था, ठीक। इसके बाद में हमारा ये जो स्ट्रिप था, हमने क्या किया, इस वैक्यूम को हटा के हमने इसको प्लेस किया एक एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जहाँ पे एयर प्रेजेंट थी। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, एंड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद में हमने ये देखा कि धीरे धीरे ये जो वेव्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। और इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो एयर है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है एक तरीके से, और इस रेजिस्टेंस की वजह से ही हमारा जो मेटल स्ट्रिप है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। मैम एक सेकंड का बेसिकली कह रहे हो, जैसे मैंने वो जो स्केल है वो खुद से वाइब्रेट नहीं हुआ, मैंने उसको वाइब्रेट करवाया तो वो वाइब्रेशन फोर्स करे मैंने, तो तभी उसका फोर्स वाइब्रेशन हुआ। हाँ, तो आपने यहाँ पे, हमने यहाँ दोनों टाइम पे ही फोर्स अप्लाई किया, नेचुरल में भी किया, एंड हम यहाँ पे इसको बोलना है डैम्ड वाइब्रेशन। तो यहाँ पे भी हमने इसको क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था, पुश किया है, ठीक है। लेकिन इस केस में वैक्यूम नहीं होने की वजह से ये मेटल स्ट्रिप जो है वो अपना टू एंड फ्रो मोशन नहीं छोड़ेगा, एंड इसकी जो वेव्स हैं वो हमें किस तरह से ऑब्जर्व हुई थी,
बिल्कुल इक्वल वेव्स, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस है ही नहीं जो इसके वाइब्रेशन को स्टॉप कर सकता है, ये था इशू। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे जो वेव्स जनरेट हो रही है वो आपको स्मॉल होती हुई नजर आएगी, वो इसलिए क्योंकि इसका जो टू एंड फ्रो मोशन है वो धीरे धीरे टाइम के रेस्पेक्ट में स्लो डाउन हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो इस तरह का जो वाइब्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है, डैम्प्ड वाइब्रेशन। अब एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, वो किसी भी टॉपिक, मतलब ये फोर्स या डैम वाइब्रेशन से रिलेटेड नहीं है, हमारे पास में जो भी मेटल्स होते हैं, मतलब जो भी मटेरियल है, उस मटेरियल का अपना खुद का एक वाइब्रेशन, अपना एक खुद का फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है? अपना खुद का एक फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। ठीक है, तो क्या होता है कि सब मटेरियल के पास में अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास में जो भी प्लास्टिक का मटेरियल है, इसकी अपनी खुद की वाइब्रेशन है, ठीक है। आप अगर कोई मेटल स्ट्रिप लेते हो तो उसका अपना खुद का एक वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन मतलब फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितना वाइब्रेट कर पा रही है, ठीक है। तो ये कोई भी मटेरियल अगर आप लेते हो, उसको हिट करते हो या एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करते हो, तो क्या होगा, वो वाइब्रेट करेगा या उसका अपना खुद का नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। उसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास में कोई वुडन स्टिक है, ठीक है, तो हो सकता है ये वुडन स्टिक का जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 हर्ट्ज हो, 15 हर्ट्ज यानी कि एक सेकंड के अंदर 15 टाइम्स वाइब्रेट करेगी। अगर मैं कोई मेटल स्ट्रिप लेती हूँ, ठीक है, तो इस मेटल का अपना खुद का कोई फ्रीक्वेंसी है, लेट्स से मैंने बोल दिया 20 हर्ट्ज। मैंने यहाँ पे कोई दूसरा मटेरियल, लेट्स से कोई प्लास्टिक का स्ट्रिप ले लिया या कुछ प्लास्टिक मटेरियल मैंने यूज़ कर लिया, और हम बोल रहे हैं इसका जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 10 हर्ट्ज। तो अपने मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हो या जिनमें वाइब्रेशंस हो रहा है या फिर जिसमें टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, सब मटेरियल का अपना खुद का एक फ्रीक्वेंसी होता है जिसको हम उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब मैंने क्या किया, लेट सपोज जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उस पे, हमको फोर्स वाइब्रेशन हो जाएगी ना, जो एक्स्ट्रा। हाँ, फोर्स वाइब्रेशन है, लेकिन जैसे मान लो कि एक नेट, मतलब मैंने इसको सिर्फ हिट किया और इसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ये उतना वाइब्रेट करेगा 1 सेकंड के अंदर। अगर ये वुडन स्ट्रिप है तो ये 15 हर्ट्स वाइब्रेट करेगा, मतलब 15 हर्ट्स की इसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी। अगर ये एक मेटल स्ट्रिप है तो ये 1 सेकंड के अंदर 20 हर्ट्स का वाइब्रेशन प्रोवाइड करेगा, और अगर ये प्लास्टिक स्ट्रिप है तो ये 10 हर्ट्स का वाइब्रेशन प्रोवाइड करेगा नेचुरली। लेकिन एक चीज़ है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़बरदस्ती फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है। मैंने इसको हिट किया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हुई, इट्स ओके। अब मैंने इसको हिट किया, मैं ज़ोर से हिट कर रही हूँ, जहाँ इसको 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ही वाइब्रेट करना चाहिए था, मैंने इसको एक्सटर्नल एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करके 15 हर्ट्ज की जगह इसको मैंने वाइब्रेट करवा दिया 30 हर्ट्ज। तो बेसिकली जो बाकी के जो एक्स्ट्रा 15 हर्ट्ज हुए वो हमारे फोर्स वाइब्रेशन में आ गए, वो फोर्स वाइब्रेशन में आ गए, और जो पहले वाले 15 हर्ट्ज हैं वो उसके नेचुरल हैं। समझ आ गई बात? तो यही, इसी को हमने क्या बोला है, फोर्स्ड वाइब्रेशन। इसी को हमने क्या बोला है, फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो बेसिकली अब अगर आप इसकी स्टेटमेंट देना चाहो या इसकी स्टेटमेंट अगर हम बनाए तो वो क्या होगी कि when we are providing some external force which allow material to vibrate more than its natural frequency, यानी कि अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, तो इट मीन्स वहाँ पे जो टाइप ऑफ वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन कह रहे हैं। अब क्लियर है, समझ आ गया? फोर्स का मतलब ही है ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती का मतलब क्या है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को एक्सीड कर दिया, और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी अपने आप तो वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एक्चुअली में एक्सटर्नल एक्स्ट्रा फोर्स, मतलब एक्सटर्नल फोर्स तो है ही बट एक लिमिट से ज़्यादा उसके ऊपर प्रोवाइड की है, एक्सटर्नल एक्स्ट्रा फोर्स, आप इसको ये भी बोल सकते हो। तो ये एक्सटर्नल एक्स्ट्रा फोर्स ने ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और यहाँ पे अब जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन। इसको हम बोल रहे हैं फोर्स्ड वाइब्रेशंस, ठीक है। अब इसी के साथ में एक टर्म और हमारी ऐड हो जाती है
जिसको हम बोल रहे हैं रेजोनेंस। ठीक है, अब ये रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस का मतलब ये है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो और फोर्स अप्लाई करने के बाद में ऑब्जेक्ट का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अगर ऑब्जेक्ट उसको अटेंड करता है, लाइक फोर्स वाइब्रेशन में क्या हुआ, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये हमारी जो स्ट्रिप है, जब हमने क्या किया, इसको फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, फोर्स अप्लाइड, जब हमने इसके ऊपर फोर्स को अप्लाई किया तो ये इसका जो नेचुरल वाइब्रेशन या इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो है 15 हर्ट्ज। फोर्स वाइब्रेशन की वजह से अभी ये कितना वाइब्रेट कर रहा है, कितना टू एंड फ्रो मोशन है इसका 30 हर्ट्ज। लेकिन थोड़े टाइम बाद में ये 30 हर्ट्ज स्लो डाउन तो होगा, इसका जो वाइब्रेशन है वो स्लो डाउन तो होगा। स्लो डाउन होते होते पहले वो जाएगा आपका कुछ, हम लोग सिर्फ 5 के डिफरेंस में लेते हैं, 25 हर्ट्ज हो जाएगा, 25 हर्ट्ज से थोड़ा कम होगा, 20 हर्ट्ज हो जाएगा, एंड उसके बाद में कम होगा तो ये 15 हर्ट्ज पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट का फोर्स्ड वाइब्रेशन स्लो डाउन होता है और वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जाकर मैच हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। समझ आया? फोर्स वाइब्रेशन आपने उसको प्रोवाइड किया, उसकी फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज, लेकिन फोर्स वाइब्रेशन की वजह से ऑब्जेक्ट इस वक्त कितना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, 30 हर्ट्ज। फिर धीरे धीरे रेजिस्टेंस की वजह से वो 25 हर्ट्ज, उसके वजह से फिर वो 20 हर्ट्ज, एंड इसी रेजिस्टेंस की वजह से अब वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच कर पाया है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर जाती है तो उसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो ये वाइब्रेशन का ही एक पार्ट है, सिर्फ ये एक सिचुएशन है जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन जो है वो उसके नेचुरल वाइब्रेशन से या नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल रेजोनेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, बुक के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब देखो जैसे फोर्स वाइब्रेशन में क्या होता है, फोर्स वाइब्रेशन में कंटिन्यूअसली आपको एक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करनी होती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर वाइब्रेशंस हो रहे हैं, हम लोग फोर्स एंड रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, तो फोर्स में हमने क्या किया, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर दी, एंड जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को छोड़कर किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। रेजोनेंस में क्या हो रहा है, हमने जो फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को अटेंड करके वाइब्रेशन कर रहा है। ठीक है, और जो एम्पलीट्यूड होता है इस वाइब्रेशन का, किसका, फोर्स वाइब्रेशन का, वो यूजुअली स्मॉल होता है। लेकिन अगर हम रेजोनेंट वाइब्रेशंस की बात करते हैं तो वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो ऑलमोस्ट लार्ज होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है बता सकते हो? इस वेव में एम्पलीट्यूड किसको बोल रहे हैं हम? नाम जो एक साइड लाइक ऊपर नीचे का होता है, नहीं साइड साइड का। दिस इज द एम्पलीट्यूड, ये है एम्पलीट्यूड, नाम मैं वही कह रहा था, वो ऊपर से साइड से। हाईएस्ट जो पीक पॉइंट होता है। और ये सिर्फ ऊपर के लिए नहीं, इस वाले वेव में भी ये है ना एम्पलीट्यूड। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट के बाद में और ज़्यादा आगे अपनी मेन पोजीशन को छोड़ के, उसका एक लिमिट है, वहीं तक जाएगा, उसके बाद में नहीं जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं फोर्स वाइब्रेशन के लिए। तो फोर्स, एक सेकंड, स्टार्ट करें? हाँ, फोर्स वाइब्रेशन में जो एम्पलीट्यूड होता है वो लो होता है। ठीक है, ना तो ड्यूरेटिव होता है उनमें, लाइक उसका वो वाइब्रेट अच्छा खासा होता है, फिर वो हाँ, भी बहुत पब्लिक का व्यू होता है। एम्पलीट्यूड इसलिए कम होता है ना क्योंकि देखो उसको उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अटेंड करनी होती है। लेकिन जब वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है ना, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे जब वो वाइब्रेट करता है तो उसका एम्पलीट्यूड हाई होता है। हाई मतलब कि मैक्सिमम होता है और काफ़ी लंबे टाइम के लिए रहता है। फोर्स में क्या है, एक बार आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को अटेंड करने की कोशिश करेगा ही, इसीलिए इसका एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा हाई नहीं रहता। देखो कैसे, ये वेव है, आपने फोर्स वाइब्रेशन उसको प्रोवाइड किया, ये इसका हाई एल्टीट्यूड है, रेजिस्टेंस है, प्लस उसका नेचुरल वाइब्रेशन भी ये नहीं है, इसलिए इसकी जो वेव है वो क्या होने लग जाएगी, स्लो डाउन होने लग जाएगी। तो इसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी?
ठीक है। बात तो बेसिकली क्या है ना, रेजोनेंस में होता क्या है, जैसे वो वाइब्रेशन कम होती रहती है उसकी, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो रेजोनेंस में सुनो, रेजोनेंस में वाइब्रेशंस कम नहीं हो रहे, उसके नेचुरल वाइब्रेशन को वो अटेंड कर रहा है। जैसे मैं क्या बोल रही हूँ कि तुम एक बार में अगर मान लो कि 1 सेकेंड में मैं तुमको बोल रही हूँ कि या हम बोल सकते हैं कि तुम 1 मिनट में कितना ग्लास ऑफ वाटर को कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। मतलब कुछ भी है ना, मतलब आपका एक ml है डिसाइडेड, लेकिन ज़बरदस्ती मैं आपको बोल रही हूँ कि नहीं आपका 60 और 50 ml का नहीं चलेगा, आप तो इससे एक्स्ट्रा कंज्यूम करोगे, ठीक है। तो क्या होता है जब फोर्स्ड होता है तो आप उस लिमिट को कम करने की कोशिश करते हो। यहाँ पे जो फोर्स वाइब्रेशन है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगे, वो अपनी ओरिजिनलिटी पे आने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे जब वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगे तो वो उस चीज़ को मेंटेन करने में कंफर्टेबल रहेंगे। जैसे मैंने बोला कि तुम 2 घंटे में कितनी बार खाना खा सकते हो, कि मैम 2 बार तो खा लूँगा मैं, क्योंकि 1 आवर में एक बार खाना खाया, 1 आवर में मेरे लिए कंफर्टेबल है। लेकिन मैं वही बोलूँ नहीं आपको तो एक ही घंटे में 2 से 3 बार खाना खाना होगा, तो वो आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नेचुरल टेंडेंसी नहीं है। नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि मैं मैम 2 आवर में मैं 2 बार खाना तो खा सकता हूँ, कंफर्टेबल रहेगा। तो ये है आपका कंफर्टेबल जोन कि ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे आ चुका है। अब काफ़ी टाइम के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहेगी, उसके बाद में धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगी। लेकिन ये है फोर्स वाइब्रेशन की कंडीशन। यहाँ आप फोर्स अप्लाई करोगे तो 1 टाइम में या 1 सेकेंड के अंदर नंबर ऑफ वाइब्रेशन तो इसके ज़्यादा हो ही जाएंगे, एम्पलीट्यूड भी इसका हाई होगा, लेकिन टाइम के साथ में इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम भी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को अटेंड करेगा तो कुछ टाइम तक ये फ्रीक्वेंसी इसकी कंटिन्यू रहेगी और इसका एम्पलीट्यूड भी जो है वो मेंटेन रहेगा। एक तरीके से आप इसको ये कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद में वाइब्रेशन ठीक है। आपकी बुक के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल इसकी गिवन है। इसमें एक चीज़ जो आपसे पूछ ली जाए, मे भी पूछ सकते हैं, वो ये कि जो सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स ब्रिज पे जब वॉक करते हैं, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, एक सेकंड ठीक है। हाँ हाँ आप लिख लो। देखो जो ब्रिज होता है ना, ब्रिज जो वो आपका वो एक क्या बोलते हैं उसको, रोप वाला होता है, ठीक है। उस ब्रिज पे जो आपके सोल्जर्स होते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट, जैसे वो लोग मार्च पास्ट करते हैं वो वैसे मार्च पास्ट करके ब्रिज पे वॉक नहीं करते, या उनको ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आप बिल्कुल जो अपना स्टेप्स फॉलो करते हो, होता है ना उनका मार्च पास्ट होता है, बिल्कुल अपने जो फुट से बस स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल फॉलो करते हैं, वो लोग उस ब्रिज पे उस तरीके से वॉक नहीं करते। इसका रीज़न ये होता है कि अगर उनका वाइब्रेशन ब्रिज के वाइब्रेशन से मैच हो जाता है तो कहीं ना कहीं ब्रिज डैमेज होने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि उस केस में क्या होता है ना, एम्पलीट्यूड हाई हो सकता है या फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। समझ रहे हो? हमने क्या बोला, जैसे जो ब्रिज है वो मूव करता है या उसके अंदर वाइब्रेशंस होते हैं। अब उसके ऊपर सोल्जर जो कि अपनी मार्च पास्ट कर रहे हैं अपने स्टेप्स को बिल्कुल एक्यूरेट, तुम्हें पता है ना उनके बिल्कुल स्टेप्स एक्यूरेट होते हैं, सबका पैर एक साथ उठेगा, सबका पैर एक साथ स्टेप डाउन होगा। तो ऐसा वहाँ पे ये लोग फॉलो नहीं करते, वो इसलिए क्योंकि अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होने से क्या हो सकता है, ब्रिज डैमेज हो सकता है। क्योंकि दो वेव्स को अगर आप मिला दोगे तो क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। हाँ, जब हम दो वेव्स को कंबाइन करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली हाई हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ब्रिज डैमेज होने की पॉसिबिलिटी है, कहने का मतलब ये ब्रिज टूटने की पॉसिबिलिटी होती है। इसीलिए कहा जाता है, सोल्जर्स को स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि ये मार्च पास या अपने जो स्टेप्स हैं वो ब्रिज के ऊपर फॉलो नहीं करें, ठीक है। हाँ क्योंकि फिर ब्रिज टूट जाता है। हाँ, ब्रिज टूट ना जाए इसलिए, ठीक है। तो ये चीज़, तो यहाँ तो हो गया है हमारा चैप्टर ख़त्म। हम थोड़ा सा मैं तुम्हें रिवाइज करवा देती हूँ, एंड यू आर हैविंग दैट साउंड की डीपीपीज हैं तुम्हारे पास, हाँ हाँ सारी। सॉल्व किया तुमने थोड़ा कुछ? हाँ हाँ थोड़े थोड़े अब हाँ कोई बात नहीं, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ
कि हम लोगों ने बेसिकली इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। इसको एक बार आप खुद से स्टडी कर लेना, जिससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसमें डाउट है और उसमें डाउट है। ठीक है, हमने साउंड स्टार्ट किया जहाँ पे हमने बोला कि साउंड जो है वो क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। मतलब हमने बोला कि जो साउंड है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वाइब्रेशंस का मतलब क्या हुआ हमारा, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन पार्टिकल। ठीक है, अब ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशंस क्या जनरेट करती है, ये वाइब्रेशन जनरेट करती हैं वेव्स को। ठीक है, ये वाइब्रेशन, ये जो वाइब्रेशंस हैं वो क्या जनरेट करती है, वेव फॉर्म में जनरेट होती हैं। अब ये जो हमारी वेव्स हैं वो बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी जो वेव्स हैं वो कौन सी टाइप की वेव्स हैं, साउंड वेव्स जो हैं वो विच टाइप ऑफ वेव्स आर दैट। तो इसीलिए हमने वेव्स को क्लासीफाई किया टू टाइप्स में। टू टाइप्स में मतलब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, यहाँ पे मीडियम के बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया, और यहाँ पे हमने इनको क्लासीफाई किया पार्टिकल मोशन के बेसिस पे। ठीक है, पार्टिकल के मोशन के बेसिस पे। मीडियम के बेसिस पे हमने बोला वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होती है हमारी मैकेनिकल, जो अभी आपने पूछा था, इनको मीडियम की नीड होती है। ठीक है, और ये होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। ठीक है, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और पार्टिकल मोशन के बेसिस पे हमारे पास में होती है टू टाइप ऑफ वेव्स, दैट इज ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स में नो नीड ऑफ मीडियम, नहीं सॉरी, नीड ऑफ मीडियम। मैकेनिकल वेव्स में नीड ऑफ मीडियम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नो नीड ऑफ मीडियम। ठीक, ट्रांसवर्स वेव में हमने बोला कि पार्टिकल मोशन, पार्टिकल डायरेक्शन एंड वेव का डायरेक्शन। मैम एक सेकेंड, मैकेनिकल में नीड ऑफ मीडियम नहीं होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में होती है शायद। हाँ, गलत लिख। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसवर्स में आपका पार्टिकल डायरेक्शन है। ठीक है, पार्टिकल डायरेक्शन एंड वेव का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है आपका, डिफरेंट होता है। मतलब कि पार्टिकल वाइब्रेट करेगा परपेंडिकुलर एंड वेव डायरेक्शन जाएगी आपका आगे। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल में आपका क्या होता है, पार्टिकल का जो मोशन है एंड वेव का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है आपका, सेम होता है। ठीक है, इसके बाद में हमने बात किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स यानी कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिससे कि हम किसी दो साउंड में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि किस तरह का साउंड वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये तो बहुत वैसा हो गया। तो एक होता है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट होता है हमारे पास में एम्पलीट्यूड, ठीक है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास में टाइम पीरियड, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, यूनिट इसकी होती है सेकेंड। देन उसके बाद में वेव वेलोसिटी, ठीक है, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं।
एक होता है हमारा वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये कुछ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एम्पलीट्यूड आपका डिसाइड करता है लाउडनेस ऑफ द साउंड, आवाज़ कितना तेज़ है और कितना कम है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपकी डिसाइड करती है या क्लासीफाई करती है कि कौन सा साउंड कौन सा है, मतलब कि मेल और फीमेल साउंड को डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है। इसको आप लिख लो मेल और फीमेल साउंड, ठीक है। ये क्लासीफाई करने के लिए काम आती है, ठीक है। वेवलेंथ और वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, इनके बीच में रिलेशन होता है F इक्वल्स टू V इक्वल्स टू F इंटू लैम्डा। F इक्वल्स टू आपका होता है V बाय लैम्डा, ठीक है। V इक्वल्स टू, या आप इसको लिख सकते हो V इक्वल्स टू F इंटू लैम्डा। ये रिलेशन होता है आपका वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बीच में। यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है कभी कभी, ठीक है। डायरेक्टली वैल्यू दे देगा एंड सॉल्व करने के लिए बोल देगा, ठीक है। आपको जैसे वो फॉर्मूला नहीं बताया, कौन सा बेटा? बस आपने बताया जो वेव फॉर्मूला है ना, जो रिलेशनशिप बिटवीन हमारा लाउडनेस एंड इंटेंसिटी था, वो वाला कह रहे हो, जो हमने लॉग वाला किया था। L इक्वल्स टू के लॉग, ये लाउडनेस के लिए L इक्वल्स टू के लॉग ऑफ 10 L1 बाय L नॉट, ये है हमारा लाउडनेस के लिए, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है रेंज, साउंड का रेंज, ठीक है। इसमें हमारे पास में 3 टाइप की रेंज थी। एक है इंफ्रासोनिक, ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव। एक है हमारा ऑडिबल रेंज, मैम एक बार वो पुराने वाले स्लाइड पे चले जाओ, ये तो मैं लिख लूंगा सब। क्या? मैं एक बार नोट कर लूँ, सब एक बार पुराने पे चले जाओ या मेरे पुराना स्लाइड या पुराना पेज जो है, कुछ पूछना है क्या? नहीं नहीं मुझे नोट करना है इसको। ये वाला कह रहे हो, प्रीवियस स्लाइड? हाँ बस एक सेकंड हाँ 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 हाँ, टेक योर टाइम। मैम यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है? एल आपका लाउडनेस, इन लाउडनेस बोल रहा है, और आई ये आपका आई, हाँ सॉरी, ये आपका आई है, I1 एंड आई इज इंटेंसिटी, एल इज लाउडनेस।
नहीं, ये बेसिकली लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन बताया गया है। हाँ तो बस प्रूफ करना है हाँ 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 हाँ, बस वो छोटा सा जो हमने किया था ना वही। और यहाँ पे भी ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है ना, यहाँ पे ये न्यूमेरिकल में आएगा, आपको एक न्यूमेरिकल दे सकता है वो। ना बस अभी चीज है उसमें मैं कोटा होगा तो बेसिकली लाइक बस मेरी 4 घंटे की क्लासेस हो गए और उसके बाद डीपीटी सॉल्व कर दिया। डीपीपी सॉल्व तो आपका होमवर्क है, कभी भी करो आराम से बैठ के पूरा दिन। एक बार क्लासेस ओवर हुई तो यू आर फ्री टू डू योर होमवर्क एंड डीपीपी सबके लिए, जो रेस्ट आपकी एक्टिविटीज़ होगी उसके लिए। सो यू आर कमिंग, हाँ करें, हो गया ये, रुकू, ठीक ठीक है। तो थर्ड रेंज थी हमारी इंफ्रासोनिक, ऑडिबल रेंज एंड अल्ट्रासोनिक। ये वाला जो साउंड है दिस इज बिलो 20 हर्ट्ज, ठीक। इसका जो रेंज है ये है आपका बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, और ये है आपका अबव 20 किलो हर्ट्ज। ये वाला साउंड इज़ नॉट ऑडिबल, ये हमारे लिए सुनने के लायक नहीं है, ठीक है। सुनने के लायक यानी कि वाइब्रेशन से इतना कम प्रोड्यूस हो रहा है कि हमें सुनाई देगा ही नहीं, ठीक है। ये हमारा ऑडिबल रेंज है ऑलरेडी। एंड अल्ट्रासोनिक जो है वो अबव 20 किलो हर्ट्ज, ये हमारे कुछ जेट्स वगैरह पे अप्लाई किया गया। एंड अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो बेसिकली जो बेबी होता है वॉर्म के अंदर, उसकी एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम ये वेव्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है। इसके बाद में हम बात करते हैं एको की। एको क्या होता है? कोई भी साउंड जो है यहाँ पे है कि जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है वो किसी ऑब्जेक्ट से जाकर टकरा रहा है, टकरा के और हमें फिर से सुनाई दे रहा है, लेकिन इसके बीच में जो हमारा टाइमिंग है वो कितना होना चाहिए? वो 1/16 आपका 16th सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए। यानी कि हमारा सेंटेंस ख़त्म होने के बाद में अगर हमें वो सुनाई दे रहा है देन इट इज़ नोन एज एको। और एटलीस्ट यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, या आप कह सकते हो कि जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बीच में और ऑब्स्टेकल, क्योंकि ये ऑब्स्टेकल से ही तो साउंड टकरा के हमें वापस सुनाई देगा। तो ये ऑब्जेक्ट और ऑब्स्टेकल के बीच में एटलीस्ट 17.2 मीटर्स का डिस्टेंस होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि जो साउंड रिपीट हुआ है वो एको है। अदरवाइज नाम जो मतलब कहना चाह रहे हो वैसा तो मेरा ख्याल है कि 17.2 मीटर्स का ले दूर तक खाली चल, पर उसके बाद कुछ है तभी वॉइस एको करेगी, मना नहीं करेगी। हाँ, और जो आपको मतलब आप ये तो बोल रहे, मतलब आपने जो बोला वो आप समझ गए कि मैं एक्चुअली मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। इसमें एक चीज़ और एडिशनल है कि मैम अगर 17.2 मीटर के डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उस केस में भी मुझे तो मेरी आवाज़ फिर से सुनाई दी थी, ठीक है। तो वो जो टर्म आप यूज़ कर रहे हो वो एक्चुअली में एको नहीं हो के दैट इज़ रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन, अब ये रिवर्बरेशन क्या चीज़ है? ये रिवर्बरेशन यही चीज़ है जो आपकी इको वाली कंडीशंस को मीट नहीं कर रही है। ऑब्जेक्ट आपका 17.2 मीटर के डिस्टेंस पे नहीं है, आपका जो वॉइस है या आपने जो भी सेंटेंस बोला है वो सेंटेंस ख़त्म होने से पहले ही आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि आपके साउंड के ऊपर दूसरा साउंड ओवरलैप कर रहा है। दूसरा साउंड मतलब आप ही की आवाज़ है, आप जो बोल रहे हो। जैसे मैंने आपको बोला कि देवाशीष डू दिस, तो ये बोलते बोलते ही मुझे फिर से बीच में देवाशीष डू दिस, तो मेरा सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, उसके ऊपर मेरा सेंटेंस ओवरलैप हो गया है। सो मिक्सिंग ऑफ टू ऑफ द साउंड्स टुगेदर वो आपका रिवर्बरेशन हो जाएगा। एको मतलब मैंने बोला, खत्म हुआ, फिर सुनाई दिया, वो जो पहाड़ों में हो रहा है,
जो हम बात कर रहे हैं ना पहाड़ में माउंटेन्स में हमें जो आवाज़ सुनाई दे रही है उसमें क्या हो रहा है, आप बोल रहे हो टकरा के फिर सुनाई दे रही है, यहाँ आप बोल रहे हो साथ साथ सुनाई दे रही है। तो जो टकरा के वापस आएगी और फिर से सुनाई देगी एको, रिवर्बरेशन जो बोलते बोलते फिर से रिपीट होती हुई सुनाई दे रही है, दैट इज रिवर्बरेशन। ठीक है, तो रूम के अंदर बेसिकली आपका रिवर्बरेशन भी हो सकता है और एक ही रूम के अंदर आपका एको भी हो सकता है, क्योंकि वो साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर हॉल बहुत बड़ा है 17.2 मीटर का डिस्टेंस है तो सुनाई देगा, इतना नहीं है तो जो भी हो रहा है वो रिवर्बरेशन है। ठीक है, समझ आया। उसके बाद में हमने बात किया नॉइज पॉल्यूशन, तो नहीं, टाइप ऑफ साउंड आप कह सकते हो, जो कि हमने क्या बोला था, म्यूजिक एंड नॉइज, याद आया। तो ये है हमारा टाइप ऑफ साउंड। इस टाइप ऑफ साउंड में हमने क्लासिफाई किया है इसको 2 टाइप में, जिसमें एक है हमारा प्लेजेंट साउंड, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, म्यूजिक, और एक है हमारा अनप्लेजेंट साउंड, जिसको हम बोल रहे हैं नॉइज। ठीक है, इसमें हमने ये स्टडी किया कि एक ही टाइम पे हमारे लिए जो म्यूजिक है वो किसी और के लिए नॉइज हो सकता है, और एक ही टाइम पे किसी और का जो नॉइज है वो हमारे लिए साउंड हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज म्यूजिक एंड दिस इज नॉइज। इसके बाद में हमने बात किया नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन ये है कि अगर हमारी ऑडिबल रेंज से ज़्यादा रेंज का साउंड वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एक तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है जो हमें मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, तो किस किस वजह से ये पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन जो है वो हो रहा है, इसमें आपका है कंटिन्यूसली। एक चीज बताओ, अगर हमें आवाज अनप्लेजेंट लग रही है, चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान जैसे ना एक हिस्ट्री सब्जेक्ट है मेरा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बस की किताब में बिल्कुल मुझे नींद आती है। ठीक है, मम्मी कहती है उसको इंटरेस्टिंग बनाता है, मैंने एक बार ट्राई करा, मैंने एटलीस्ट एक बार उसको रीड कर लिया। तो वैसे नॉइज पॉल्यूशन में ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे जब मुझे आवाज पसंद नहीं है हम उसको ऐसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं तो वो हमें सही लगती है। हाँ, मैंने क्या बोला, एक ही टाइम पे जो आवाज़ आपके लिए नॉइज़ है मेरे लिए म्यूज़िक हो सकती है, जो मेरे लिए म्यूज़िक है वो आपके लिए नॉइज़ हो सकती है, प्लस आप उसको कन्वर्ट, कई बार ऐसा होता है कि हम जब एक बार किसी चीज़ को सुनते हैं या बात करते हैं तो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके बाद में जब धीरे धीरे हमें लगता है नहीं यार ये तो मेरे ही काम की चीज़ थी, फिर हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग हो जाता है, तो वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी। जो गाना आपने स्टार्टिंग में नहीं सुना, हो सकता है उसका पैराग्राफ आपको नहीं, मतलब आपने नहीं सुना, वहाँ तक आप पहुँचे नहीं, लेकिन फिर आपने उसको जब पूरा सुना कि नहीं यार गाना तो अच्छा था, एक बार फिर सुना जा सकता है, फिर आप उसको गुनगुनाने लगते हो, फिर आप उसको काफ़ी सुनते हो, फिर आप उसको सुनते रहते हो, फिर आप बोर हो जाते हो, फिर वो गाना कभी भी दोबारा प्ले होता है सडनली उसी मोमेंट पे, तो वो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता और वो कहता है कि अरे यार बंद कर दे, मैंने बहुत बार सुन लिया। तो एक ही म्यूजिक एक ही टाइम पे तुम्हारे लिए पहले जो नॉइज बन रहा था वो म्यूजिक बन गया, और वही म्यूजिक जब कंटिन्यूसली तुम सुनते रहे तो वो तुम्हारे लिए नॉइज हो गया। तो इट कैन बी एनीथिंग। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली ये नहीं कह सकते कि नहीं यार चिड़िया की आवाज़ तो तुम्हें अच्छी लगनी चाहिए, वो तो म्यूजिक होता है, बोले नहीं मेरे को नहीं पसंद, मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, मेरे लिए वो फालतू आवाज़ है। सो इट कैन बी एनी, है ना। तो नॉइज़ पॉल्यूशन में क्या क्या रीज़न इसके हो सकते हैं, कंटिन्यूसली क्राउड में जहाँ पे वो भीड़ होती है वहाँ पे कंटिन्यूसली हॉर्न देना, ठीक है, वेडिंग्स फंक्शन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ साउंड जो है वो प्ले करना, और बहुत सारा क्राउडेड एरिया होने की वजह से बहुत सारी बातचीत होना, एंड सो मैनी थिंग्स, है ना। और इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, रेजिडेंशियल एरिया जो है वो हमारा वेडिंग या जो भी हॉल्स होते हैं मैरिज हॉल उनसे दूर होना चाहिए, ठीक है, रेलवे स्टेशन से दूर होना चाहिए, एयरपोर्ट से दूर होना चाहिए, ठीक है, एक टाइम लिमिट के बाद में हमें साउंड यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग साउंड जो नॉइज़ पॉल्यूशन है उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी हियरिंग की जो एड है उसको भी डैमेज कर सकती है, हमारी मेम्ब्रेन को, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो बेसिकली, और इसके बाद में हमने जो वाइब्रेशंस पढ़े उसमें नेचुरल वाइब्रेशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में वाइब्रेट करवाओगे वो वाइब्रेट करता रहेगा, कभी स्टॉप नहीं होगा। एंड डैम्ड वाइब्रेशन में आप उसी को उठाकर कहाँ ले आए, एटमॉस्फेयर आपने उसको प्रोवाइड कर दिया तो वो थोड़ी देर बाद में वाइब्रेट करके स्टॉप हो जाएगा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फिर आप उसको जो बोल रहे हो फोर्स वाइब्रेशन यानी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की वजह से आपने उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रॉय करके उसको फोर्स वाइब्रेशन पे भेज दिया,
तो वो मोर वाइब्रेशन हो जाएगा, और जब वो स्टॉप करते करते उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे आएगा तो उस टर्म को हमने बोला है रेजोनेंस। तो ये ऑलमोस्ट आपका चैप्टर का रिवीजन हो चुका है। हम लोग डीपीपी फटाफट फटाफट देख लेते हैं। डीपीपी क्वेश्चन नंबर 1। बताओ कौन सी? देखो इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके सिलेबस के नहीं हैं, बट काफी है मैम, काफी हाँ है। हाँ, बट ठीक है, वो डिस्कस हो जाएंगे और वो जनरल क्वेश्चंस में आते हैं। कुछ एक आधा होगा तो वी विल उसको तुम एमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द ड्रम इज बीटन सो एज टू प्रोड्यूस साउंड, बताओ। एक सेकंड मैम, मेरे हिसाब से तो वुडन पार्ट होता है। वुडन पार्ट क्यों होगा, एक तुम इमेजिन मैम करो। वैसे तो आंसर तो इसकी मेम्ब्रेन होनी चाहिए, बट यहाँ पे मेम्ब्रेन लिखी हुई है। मेम्ब्रेन की जगह स्किन है ना, तो सही बात है, सही। ठीक है, तो आंसर इज स्किन। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द बर्ड्स, फ्लॉप मेम्ब्रेन्स। very good. The transfer of energy from one point to another point of the medium is referred as, मैम देखो फोर्स तो है नहीं, एनर्जी नहीं है, मशीन में मेरे हिसाब से वॉल्यूम तो वेव है। हाँ क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं वेव एक्चुअली में क्या कर रही है ना, एक पार्टिकल की एनर्जी को दूसरे पार्टिकल तक ट्रांसफर कर रही है। वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ, मतलब तुम ये मान लो कि जैसे मुझे धक्का लगा, मेरे आगे आप खड़े हुए थे, तो मेरे से धक्का आपको लगा, आपके आगे क्यू में कोई और है, आपसे धक्का किसी और को लगा, तो ये एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, तो फोर्स तो है ही नहीं, फोर्स तो हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदरली मतलब पॉजेस्ड है, और मशीन का इसमें कुछ काम ही नहीं है, सो आंसर इज वेव ओनली। सही बात है, मैंने भी दिमाग लगा के। चलो, अब मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट तुम अपने जो तुम्हारे यहाँ दिमाग मौजूद है उसको तुम यूज कर रहे हो। In wave motion only the waves are. Travel forwards whereas the particle of the medium vibrates about their mean position. This indicates, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हुई है। मैम मेरे हिसाब से इसका आंसर सी है, बोथ ए एंड बी। एनर्जी ट्रांसफर के लिए मैटर का लेकिन हिलना डुलना भी नहीं। इसका मतलब ये है कि मैटर तो अपनी जगह पे ही वाइब्रेट कर लिया और एनर्जी वेव की फॉर्म में ट्रांसफर होके आगे चली गई। सो आपका आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। क्वेश्चन Propagation of sorry, sound waves, water waves, etc. type of। मैम देखो, मेरे हिसाब से मैकेनिकल वेव्स तो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। मैंने मैकेनिकल वेव तुम्हें सही तो बताया है ना। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, जिसमें मीडियम होता है। हाँ एक बार चेक कर लेना, एक बार अपनी कॉपी में भी है ना, मैं भूल गई हूँ। मैम ये मैंने आंसर सही करवाया आपके यहाँ की। रुको एक मिनट। आगे क्या है? मैकेनिकल वेव्स में मीडियम की नीड होती है। मैंने अभी क्या लिखा, एक बार चेक करो उसको। होती है, मैंने पहले सही लिखा था तुमने बोल के, और मैंने लिखते लिखते तुम्हारी बातों को कर दिया। मैम एक सेकंड, जो आपने मैम पहले जो मैकेनिकल वेव्स का पूछा वो ये लिखा है, आई नो। पहले वाले नोट्स की कह रहे हो या अभी की कह रहे हो? पहले की है। अगर उसमें हो तो उसको करें, मैम मैंने आपको फिर इसमें बोला आपने गलती से। करेक्शन कर लेना, करेक्शन कर लेना है ना। मैकेनिकल वेव्स में नीड ऑफ मीडियम होता है, इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, अब बताओ। साउंड वेव्स या वाटर वेव्स क्या हो जाएगी आपकी, मैकेनिकल वेव्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द वेव प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। ये शायद तुम्हारी बुक के अंदर गिवन नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैम मैंने जस्ट आंसर लिखा है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल मीडियम। नहीं, इसमें ऑल ऑफ दीज आएगा। देखो यहाँ पे मटेरियल का इनर्शिया कितना है उस पर भी डिपेंड करता है, मटेरियल मीडियम की डेंसिटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा, और मटेरियल मीडियम की इलास्टिसिटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा। ये थोड़ा सा डिटेल सिलेबस में है, इसीलिए कोई ना, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, पढ़ सब लेना, जो पढ़ोगे नुकसान तो कुछ किसी का है नहीं, आ तो नॉलेज ही रही है आपको। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बताओ। कौन सा मैम? क्वेश्चन 7, सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैम देखो वाटर वेव्स एंड मैग्नेटिक वेव्स है भी, लाइट एंड वाटर वेव्स भी है भी, एक्सरे एंड नन ऑफ एक्स
एक्सरे एंड माइक्रोवेव्स, वेरी गुड. क्वेश्चन 8, मैकेनिकल वेव में बी. मैकेनिकल वेव आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव हो सकती है, ट्रांसवर्स हो सकती है, बताओ क्या हो सकती है. बोथ ए एंड बी. वाओ, गूगल से सर्च करके कर दिया क्या? नहीं मैम, मैंने एक चीज बताया लॉजिक आपकी वीडियोस में, या नन ऑफ दीस तो कभी आंसर होता है, अगर आपको ऑल ऑफ दीस का है तो वही होगा, या आपको कोई बहुत ए एंड बी एंड सी है वो आंसर. चलो, द टाइप ऑफ मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट हार्मोनिकली about its mean position in the direction perpendicular to the direction of wave. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. Transverse wave. Question number 10, in given wave motion identify the crest. Crest कौन कौन सा है? बी एंड एफ. Very good, B and F. DBB number next. What is the direction of particle in longitudinal wave with respect to direction of propagation of the wave? पैरेलल. Parallel. The correct difference between मैं longitudinal. एक चीज बताऊं, परपेंडिकुलर पैरेलल सेम चीज हुई ना. परपेंडिकुलर का मीन्स ये है कि पार्टिकल जो है, सुनो सुनो सुनो, परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और वेव जा रही है ऐसे, इसलिए वो परपेंडिकुलर बोला गया है. यहाँ पे पैरेलल क्या होगा, पार्टिकल भी इधर वेव भी इधर, तो फिर वो पैरेलल हो जाएगा. ये डिफरेंस है. मैं रुक जाओ, तो परपेंडिकुलर देखो एक वेव ऐसे जा रही है, ठीक है. हाँ, और पार्टिकल मोशन किधर कर रहा है सही बात है, पहले उधर. भाई, पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन ऐसे कर रहा है, वेव भी ऐसे जा रही है, तो दोनों पैरेलल हो गए ना. यहाँ पे पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन कर रहा है और वेव जा रही है ऐसे, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर. चलो नेक्स्ट, द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव इज. इसको बताओ, अरे बताओ डिफरेंस बताइए लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव में. क्वेश्चन नंबर 2. मैम वन कंप्रेशन इज लेस देन फॉर्मूला के लिए. मैम मैं तो नन ऑफ दीस है, मुझे तो इसका कोई समझ नहीं आता. देखो, इसका कुछ नहीं है, सीधे से बात है, इसका ऑप्शन नंबर सी है. ये बोल रहा है कि क्रेस्ट एंड ट्रो फॉर्म वेव इन ट्रांसवर्स वेव, यानी कि अगर ट्रांसवर्स वेव होती है तो उसमें क्रेस्ट एंड ट्रो बनता है, और रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन, मैंने बताया था ना तुम्हें, रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन इसके अंदर आपका किस में बनता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये बनता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, दिस रीजन हैज द हायर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल देन नॉर्मल वेव. एक रीजन जिसमें हाई डेंसिटी पार्टिकल्स होते हैं, कंप्रेशन. चलो, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑन अ ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट. देखो सुनो, ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो स्टेटमेंट नंबर सी हमारी सही हुई है ना, उसी का ऑल्टरनेट क्वेश्चन है ये. ये बोल रहा है कि ट्रांसवर्स वेव में जो मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब ये है कि ये वेव है और मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रेस्ट ही तो बोलेंगे. तो ये ट्रांसवर्स वेव में आपका जो मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. मार्क कर लेना उसको, भूल मत जाना. और वेव इक्वेशन वैसे ही आपकी बुक में था नहीं, लेकिन कोई भी वेव की जो एक कॉमन इक्वेशन होती है वो क्या होती है बताओ, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा. ये है आपकी एक साइन इक्वेशन, मतलब साइन वेव की सिंपलेस्ट वेव की इक्वेशन. ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 6, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ ट्रो इन अ वेव. बताओ. क्वेश्चन नंबर 6 देखो. मैम क्वेश्चन 5 से पढ़ नहीं रहे ना. नहीं, क्वेश्चन 6, which characteristics of wave is the height of the crest? Characteristics of the wave is the height of the crest. Not time period. बोलो. Time period. एम्पलीट्यूड. मैम आपने अच्छा हाँ ऊपर नीचे से बात कर. अरे तुम्हारा कॉमन सेंस खत्म हो जाता है एकदम से. वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय. क्वेश्चन नंबर 7 बताओ. Wavelength is denoted by lambda. लैम्डा सी. मैम देखो 8 का तो
एक मिनट, ये न्यू है, न्यू, ये जो न्यू है, न्यू डिफाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली उसने न्यू सिर्फ दिया है, आपको आइडेंटिफाई करना था कि ये क्या था। तो न्यू आपका फ्रीक्वेंसी को भी डिफाइन करता है, डिफाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव हुज यूनिट इज। तो ये न्यू की फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपके पास? अरे न्यू की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देख के बताओ उसके अंदर। मैम फ्रीक्वेंसी हर्ट्स। सही बात है। सही बात है ही। क्वेश्चन नंबर 9, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। बेलचार एक्सपेरिमेंट। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, if the temperature remain constant, the change in pressure has no effect on the बोथ ए एंड बी। velocity of sound only। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है और प्रेशर में चेंज हुआ है तो इस तरह का कोई भी इफेक्ट वेलोसिटी ऑफ साउंड पे नहीं होता है। इफ नेक्स्ट DPP, इफ द टेम्परेचर राइज बाय 1 डिग्री देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज्ड बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड। इसको मार्क कर लो, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन ठीक है। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री राइज होता है तो साउंड की जो वेलोसिटी है वो 0.16, ये वाली डिग्री भी नहीं। अच्छा है। तो आपकी साउंड की वेलोसिटी 0.61 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो जाती है। हेलो हाँ जी, मैम डिस्कनेक्ट हो गया था प्लीज। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन इज। साउंड की वेलोसिटी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर करें तो कितनी होगी? मैम ये क्या क्वेश्चन है मैम? अरे साउंड को अगर आप ट्रेवल करा रहे हो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में तो इन दोनों के कंपैरिजन में हाइड्रोजन में ये 4 टाइम फास्टर इन हाइड्रोजन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सही है। हाँ, वो तुमने तुक्का मारा है ना, प्लीज। हाँ, अब ऐसे दांत मत दिखाओ। ये तुम्हारा तुक्का है। सच्ची बताओ मैम, मुझे इसका लॉजिक कहाँ से समझ आएगा? हाँ पर कोई बात नहीं ना, इसमें कुछ लॉजिक है भी नहीं, वो तो सिर्फ आपको वैसे ही पूछेगा जो स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया है, पर तुमने तुक्का मारा, ठीक है। मुस्कुराहट देखो जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट एंड थंडर्स आर प्रोड्यूस्ड टुगेदर बट फ्लैश ऑफ लाइट अपीयर्स बिफोर थंडर इज हर्ड बिकॉज। बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज फास्ट। वेरी गुड। अच्छा वाइब्रेशन एंड सॉलिड वाइब्रेशन, हाँ मैम ए सही है इसका। नहीं नहीं, बट फ्लैश ऑफ लाइट अपीयर्स बिफोर थंडर इज हर्ड, तो ये होगा आपका स्पीड। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर। इसका आंसर होगा डी। वेरी गुड, बोथ बी एंड सी। ये हमने लिखा भी था, पता होगा आपको। द साउंड वेव हैड फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज, वेवलेंथ 40 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल 2.5 किलोमीटर। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है और वेवलेंथ गिवन है, तो वेलोसिटी फाइंड आउट करो। और v इक्वल्स टू क्या होता है आपका? मैम एक सेकंड, पहले हम ये करते हैं, ये होगा 40 into 3, तो ये हो गया होगा 20, तो 120 की वेलोसिटी है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ दे रखा है 40 सेंटीमीटर। इतना बताओ किलोहर्ट्ज है, तो इसको नॉर्मल हर्ट्ज करूंगा, किलोहर्ट्ज से सॉल्व करूंगा। ये तो आपको नहीं, इसको आपको नॉर्मल हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। मैम तो 3000 होगी ना फिर। हाँ 3000 हो गई, और वेवलेंथ आपको दे रखा है लैम्डा, यहाँ पे पुट करो, तो 40 3000 तो ठीक है। हाउ लॉन्ग? 1200। 1200। इसको उसमें सॉल्व कर लो कॉपी में। इसका आंसर सुनो सुनो सुनो, इसको सॉल्व कर लेना। इसका आंसर आपका है सी, 2.8 से। वेलोसिटी तो कुछ 1000 में निकली, लेकिन पॉइंट तो आ नहीं रहा, तो पॉइंट कहाँ से आ गया इसमें, कैसे से कहाँ से आ गया किसमें? इसमें? तो हाउ लॉन्ग? मैम एक बार आप बोल के सॉल्व करेंगे। F इक्वल्स टू 1/t होता है। फ्रीक्वेंसी आपको 3 किलोहर्ट्ज गिवन है, मे बी इसको इसने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। तो F इक्वल्स टू हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू, हाँ तो टाइम ही तो पूछ रहा है, F इक्वल्स टू 1/t कर देना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 किलोहर्ट्ज है, तो आपका कितना हो जाएगा? F इक्वल्स टू 1/t होता है,
टी को इधर ले लो, टी इक्वल्स टू 1/f। एफ की कितनी वैल्यू है 1/3000, तो ये आपका 0.003 सेकेंड कुछ टाइमिंग आ जाएगा आपका। या फिर इसको मैं सॉल्व करवा दूंगी तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, या मैं ग्रुप में तुम्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। द रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड, लाउडनेस और एम्पलीट्यूड के बीच में क्या रिलेशन है? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पिच इंक्रीज होता है तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होती है? फ्रीक्वेंसी। बताओ, वेरी गुड। आंसर नंबर 10 बोलो। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, टू नोट्स ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस बाय डिफरेंट सोर्सेज। किससे पता चलेगा? क्वालिटी एंड टिम्ब्रे एक ही चीज होती है, उसको दो ऑप्शन में मैंने कन्वर्ट करके लिखा है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, इसलिए आंसर सी है। चलो अब ये लास्ट डीपीपी सॉल्व करके मेरे को भेज देना, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 2 टीपीपीज और है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। हाँ, इसको हम फिर कभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जिस दिन क्लास है उसी दिन कर लेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।